हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SEE ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। दोस्तों, SSC, CHSL, SSC MTS, SSC CGL, SSC GD या अन्य कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, दिल्ली पुलिस, ऐसे काफी सारे एग्जाम हैं जिसमें हमारी मैथ पूछी जाती है। और मैथ में संख्या पद्धति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम इसकी सीरीज करने वाले हैं। आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। डे बाय डे पर चैप्टर के हिसाब से इसको करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्गीकरण से। आज हम इसमें सीखेंगे क्या, वर्गीकरण में हम आज जानेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर हम किन्हें बोलते हैं, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर कौन से हैं, फिर ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं। उसके बाद हम जानेंगे को प्राइम नंबर कौन से हैं, रेशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं, परफेक्ट नंबर कौन से हैं, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, नंबर सिस्टम जानने से पहले हमको ये चीज या इनकी डेफिनेशन हमको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्या है वो तुम्हारी वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं, जिनको आप इस पर, ये जो तुम्हारी एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इधर को आप माइनस में ले लोगे, ये सारी संख्याएं जिस पर आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ये सारी संख्या हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। तो माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक की सारी संख्या हमारे रियल नंबर के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो हमारी 1 2 3 जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक। ये सारी हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हमारा इसमें से बस जीरो हटा दो, जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं मानते, क्योंकि जीरो आपने देखा होगा कि जीरो की क्या किया, बाद में खोज की गई है। तो ऐसा माना जाता है कि जीरो को क्या किया है, डिस्कवर किया गया है। तो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये चीज आपको याद रखनी है। जीरो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आता है। हाँ, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जीरो आ जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंतर्गत जीरो को हम काउंटिंग नहीं करते। आगे चलते हैं। अगला है हमारा होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो भी आपने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या, एक से लेके दो, तीन, चार, पांच, इनमें आप जीरो को ऐड कर दीजिए बस। जैसे ही आपने इसमें जीरो ऐड किया तो ये हमारी कंप्लीट नंबर हो गए, जैसे हम बोलते हैं होल नंबर। तो जीरो इसमें और ऐड कर दिया आपने तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। तो 0 1 2 3 से लेके आप इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये हमारे सारे नंबर कहलाते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। इंटीजर जो अभी आपने पढ़ी थी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर जो पढ़े थे, वही हमारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये पूर्ण संख्या ही हम मानेंगे, उसमें हम सारी ले रहे थे लेकिन इसमें हम नहीं लेंगे। जैसे जीरो हो गया, वन हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और इधर को हमने जैसे लिया था -1, -2 और माइनस का 3। ऐसे ही इधर को माइनस होता चला जाएगा, इधर को प्लस होता हुआ चला जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा कि जीरो से इधर की जो वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव है, और जीरो से इधर की जो वैल्यू है वो हमारी सारी नेगेटिव है। तो इधर वाली जो सारी संख्याएं हैं ये हमारी कहलाती हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर की जो सारी वैल्यू हैं वो हमारी कहलाती है नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। +1 +2 +3 से लेकर इनफाइनाइट तक जो जाती हैं वो हमारी हो गई पॉजिटिव इंटीजर। और -1 -2 -3 और ये माइनस इनफाइनाइट तक आती हैं माइनस में, वो हमारी होती है नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें फिर से आता है जीरो। तो जीरो फिर क्या है, जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमेशा याद रखें कि जीरो केवल एक इंटीजर है, जीरो केवल पूर्णांक है, लेकिन ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये एमसीक्यू आता है आपका कि जीरो है, चार ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होगा ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा होगा ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो आपका यही होगा कि ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। हमेशा याद रखो जीरो एक पूर्णांक तो है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी में भी काउंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो ये तो सभी को पता है, इवन नंबर और ऑड नंबर, कि जो वो संख्याएं जो हमारी दो से विभाजित हो जाती हैं, दो से विभाजित हो जाती हैं, तो दो से विभाजित होने वाली वो सारी संख्याएं जो दो से कट जाए वो क्या होती है, इवन नंबर होती है। जैसे 428 537 ये दो से कट जाएंगे तो ये तो कैसी है, सम संख्या है।
फिर आता है हमारा ऑड नंबर, तो नॉट डिवाइड बाई 2। वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो हमारी कहलाती है ऑड नंबर, जैसे 337 और 449। ये संख्या 2 से नहीं कटेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो कहीं पर भी जो विषम या विषम संख्या जो भी आती है, जैसे अगर मैं विषम संख्या बनाऊंगा तो 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9। ऐसे में सम संख्या को बनाऊंगा तो 2, 4, 6, 8 और 10 और आगे ये बढ़ती रहेंगी। तो कहने का मतलब जो सम संख्या और विषम संख्या जो आती है वो एक पद छोड़कर आती है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए 50 तक सम संख्या है या विषम संख्या है, तो ये हमेशा कितनी हो जाएंगी, इसकी आती आती कि 50 तक 25 जो होंगी वो सम संख्या होंगी और 25 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंपोसाइट नंबर, कंपोसाइट बोलते हैं भाज्य संख्या। तो किसी भी संख्या के अगर दो से अधिक गुणनखंड हैं, किसी भी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं, तो वो संख्या हमारी कहलाती है कि वो संख्या हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है। अब गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं वह सारी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दें। और गुणज क्या होते हैं, वह सारी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे मैंने आपने एग्जांपल दिया 12 का, मैं कहूँ 12 के गुणनखंड या फैक्टर बताइए, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब वो सारे संख्याएं जो इस संख्या को काट दें। 12 को जो काटने वाली जितनी भी संख्या है, 12 को विभाजित करने वाली जितनी भी संख्या है, वो हमारी क्या है, गुणनखंड है। जैसे 12 को एक भी काट देता है, एक तो हर किसी का फैक्टर है, तो एक तो हर किसी को काट देगी। दो, 2 से 12 कट जाता है, 3 से भी 12 कटता है, 4 से भी करता है, 6 से करता है और ये 12 से करता है। उसके बाद कहूंगा 12 के गुणज क्या है, तो गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो मतलब 12 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो वही है कि वह सारी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। तो 12 के गुणज क्या होंगे, 12, 24, 36 और इसके बाद आगे इसका पारा पड़ते चलो जो भी संख्या जितनी 12 से कट रही है, तो क्या है, इसके गुणज है। तो इससे दो चीज हमें को देखने को मिलती है। पहली क्या, कि अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, तो गुणनखंड जो होते हैं वो कैसे हैं, गुणनखंड किसी भी संख्या के कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। जैसे मैंने कहा 6 के गुणनखंड बताओ, तो आप कहोगे 6 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा और फिर इसके बाद 6 होगा। तो गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन मैं कहूँ गुणज, तो किसी भी संख्या के जो गुणज हैं वो क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। क्या होंगे, अनलिमिटेड। मतलब ये इतने बहुत जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो किसी भी संख्या के गुणज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिट में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आया हमारा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिनके दो गुणनखंड होते हैं, या वो खुद से एक, या वो खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर। जैसे कोई भी आप संख्या ले ली 5, तो 5 जो है वो एक से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो वह सारी संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कभी कभी सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो वो हमारी दो होती है। दो सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो जो होता है वो एक से कटता है और दो से कटता है, तो इसके केवल देखो दो से कट रही है, जिसके केवल कितने फैक्टर, दो फैक्टर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या, दो। फिर आता है एक, एक अभाज्य है कि भाज्य है, तो हमेशा याद रखें कि एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, जीरो की तरह। जैसे जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर था और ना ही निगेटिव इंटीजर था, उसी तरह हमारा वन जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। कभी ये पूछ जाता है 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप काउंट कर सकते हैं 25। ठीक है, 25। दूसरी बात, अभाज्य संख्याएं जितनी भी हमारी विषम संख्याएं होती हैं, जैसे मैं कहूं सम और विषम, सम और विषम, तो हमारी केवल दो एक ऐसी सम संख्या है जो कि कैसी है, अभाज्य है। बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, लेकिन विषम। हमारी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो हमेशा विषम होती हैं। क्या होती हैं, विषम होती हैं, केवल दो को छोड़कर। केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी अभाज्य है, और सारी अभाज्य संख्या कैसी होती है, विषम होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 हमारी विषम है तो अभाज्य भी है, 7 हमारी विषम है अभाज्य भी, लेकिन 9 विषम तो है लेकिन ये कैसी है, भाज्य संख्या है। 9 हमारी कैसी है, भाज्य संख्या। 9 भाज्य क्यों है, क्योंकि 9 के जो फैक्टर आप करोगे तो 9 एक से कटेगा, 3 से कटेगा और उसके बाद 9 से कटेगा, तो इसके देखो 2 से ज्यादा होगा, 2 से फैक्टर ज्यादा होगा, तो जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो जाएंगे वो हमारी भाज्य संख्या में पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारी विषम संख्या अभाज्य हो। ओके। अगला है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब एक साथ होनी चाहिए, तो जिनका अंतर दो होता है, जिनका अंतर दो होता है वो सीरीज से है, तुम्हारी अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम कहें 3 और 5, इनका अंतर कितना है, दो, तो ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17 और 19 कैसी है,
अभाज्य संख्या है, जुड़वा। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या जिनका कोई कॉमन नहीं होता। मान लो कोई भी दो संख्याओं का पेयर ले लीजिए जिनमें कोई कॉमन नहीं होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2 और 7, इनमें एक भाज्य और अभाज्य हो सकता है, लेकिन 2 और 7 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। या कोई प्राइम, सॉरी जुड़वा नहीं, सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। मैं आपसे कहूँ 5, 9, तो ये तुम्हारा पेयर कैसा है, क्योंकि इनमें कहूँ कॉमन कोई सी भी संख्या नहीं, तो ये तुम्हारा कैसा है, सह अभाज्य संख्याओं का पेयर है। मैं ले दूं 11 और 13, 11 और 13, तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ओके। तो वो सारी अभाज्य संख्या है जिनमें दो का जिनमें कोई कॉमन नहीं होता है, कोई भी मल्टीपल नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, सॉरी। अगला है हमारा रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो इन तीन कंडीशन को फॉलो करें। पहली क्या है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए वो संख्या। दूसरा क्या है कि क्यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सॉरी, पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए संख्या, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ 5/3, तो -5/3 जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से कम ज्यादा हो सकता है, तो -5/3 क्या है तुम्हारा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मैं कहूँ 4, तो कहोगे 4 के नीचे हम हमेशा एक लिखते हैं, तो 4/1 में हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा भिन्न का जो स्वरूप है वो हमारा परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। और कोई भी ऐसी संख्या जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो ना करे, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं कहूँ रूट के अंदर 3, तो रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे क्या है, इंटीजर नहीं है। इसके नीचे एक तो लिख सकते हैं, लेकिन रूट 3 हमारे इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में हमारी कैसी रहती है, पूर्ण संख्या लिखी जाती है, वास्तविक संख्या में तो आ जाएगी। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 24/13 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहोगे 24/13 p/q के फॉर्म में तो लिखी है, ये बात सही है, पहली कंडीशन जी सही है। दूसरी क्या आती है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यों मान नीचे था, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। उसके बाद क्या था कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो दोनों 24 और 13 दोनों पूर्णांक है, तो ये हमारी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय। 5 एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहते हो तो 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। फिर मैं बोला रूट 24 एक परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे रूट 24/√36। रूट 24 जो होता है वो किसी का वर्ग नहीं होता, 36 तो 6 का होता है, तो उसको तो आप 6 लिख सकते थे। तो ये तुम्हारी क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 36 प्लस रूट 25 अपन रूट 625 माइनस 25। आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। आप कहोगे रूट 36 जो है वो 6 है, और रूट 25 है वो 5 है, बट रूट 625 है वो 25 है, और माइनस का 25, तो 6 में से 5 गया तो 1, और 25 माइनस 25 हो गया 0। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, ये बात सही है, लेकिन क्यू मैंने बताया था जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये हमारी कैसी संख्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ओके। आगे चलते हैं। आगे हमारा, याद रखें कि जीरो फिर कैसी संख्या है, अकेली केवल जीरो, तो जीरो को हम क्या लिखेंगे, 0/1। 0/1, मैंने बोला 25/0, ये हमारी क्या संख्या है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्यू हमारी जीरो है और यहाँ पर क्यू क्या है, 1 है, तो जीरो हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जीरो कैसे है, परिमेय संख्या। पाई की बात की जाए तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा अगर तुमसे सवाल कभी भी दे रखा है कि 4 पाई/3, तो आप कहोगे ये कैसी संख्या है, तो आप कहोगे ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर मैं कहूँ पाई का मान 22/7 अगर आपको दे रखा है, तो ये कैसी संख्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। पाई का मान हमारे साथ परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ये ध्यान रखना। बोला जाए पाई का मान कितना होता है, 22/7, वो हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो खुद है वो अपरिमेय संख्या है। आगे फिर आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को क्या बोलते हैं, या किसको हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे, तो जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, ऐसी संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारा 6, क्या है 6, 6 के आपने गुणनखंड करे 1 आ जाए, 2 से कटती है और ये 3 से कटती है, ये इसके गुणनखंड है। लास्ट वाला ये 6 छोड़ देते हैं, इसको नहीं ऐड करते। ठीक है, अंतिम को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ के, वरना तो हमेशा आगे ही जाएगा। तो इनको आप ऐड करोगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो इनका योग भी कितना होगा, 6, और ये 6 के फैक्टर है। तो जिनके गुणनखंडों का योग उसकी संख्या के बराबर हो जाता है, वो संख्या हमारी क्या होती है, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। तो 6 हमारी क्या है, परिपूर्ण संख्या है। आगे फिर आता है हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू।
फेस वैल्यू को बोलते हैं हमारा जातीय मान, और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। हमेशा याद रखो कि किसी भी व्यक्ति का स्थान और जाति दो चीजों हम लोग बनवाते हैं। स्थानीय जो होता है वो आसानी से हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दिल्ली रह रहा है और वो इलाहाबाद रहने लगे तो आसानी से रहने लगेगा, लेकिन उसकी जाति जो होती है वो मोस्टली चेंज नहीं होती है। जाति क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती। स्थान तो होता रहता है, जाति नहीं होती। तो हमेशा याद रखो, दो अंक में लिखेंगे 675 86, और यहाँ पर भी 675 86। मैं कहूँ 6 का जातीय मान बताओ तो यहाँ पर 6 ही है, और यहाँ कहूँ मैं 7 का बताऊं तो 7 का भी 7 रहेगा। यहाँ 6 की बात करूं तो यहाँ पर भी 6 ही रहेगा। मैं बात करूं 5 की तो 5 ही रहेगा। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू वही खुद संख्या होती है। किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू क्या होती है? वो खुद संख्या होती है। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है? जैसे मैंने कहा 6 का तो आप कहोगे 6, मैंने कहा 8 का तो 8 के बाद ये देखो कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 6, मतलब एक संख्या है। तो 8 और इसमें एक जीरो जोड़ दोगे तो 80। मैं कहूंगा 7 का तो तुमने लिखे 7, और इसके बाद संख्या गिन लो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो तो 7000। जैसे मैं कहूँ 6 का कितना स्थानीय मान, इस वाले 6 का, तो आप कहोगे यहाँ पर 6 और 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो। ये तुम्हारा क्या होगा? 6 का स्थानीय मान होगा। ठीक है ना? वाह। तो जातीय मान या फेस वैल्यू वो किसी भी डिजिट का वही सेम संख्या होती है, लेकिन स्थानीय मान हम इकाई के अंक तक गिनते हैं और उतने जीरो को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? एक दूसरी बात कि हमेशा अगर मैं बात करूं इकाई की, तो इकाई के अंक का स्थानीय मान या और जातीय मान दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे दो, यहाँ पर इकाई का अंक 6 और यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है, तो इन दोनों में क्या है? ये इसका भी जातीय मान कितना है? 6 है, और इसका भी कितना है? 6 है। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान अगर इकाई के अंक पर है तो हमेशा वो सेम रहता है। ठीक है? और दहाई के अंक पर है, सैकड़े के अंक पर है, हजार के अंक पर है, तुम्हारा स्थानीय मान चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है? आज के लिए इतना ही। आज में हमने क्लियर की इसमें डेफिनेशन कि किस चीज को हम निकालते हैं, किस अंकों को क्या बोलते हैं। चैप्टर 2 में हम जानेंगे इसका डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे उसकी नोटिफिकेशन आएगी आप तक वो जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस एस ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम जानेंगे विभाज्यता के नियम। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और एसएससी जीडी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें संख्या पद्धति या मैथ पूछी जाती है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। डिविजिबिलिटी रूल जो 2 4 8 16 एक साथ हम करने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, 16 का क्या होता है। जैसे अगर मैं 2 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। 4 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 8 को अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3, और 16 को लिखता हूँ मैं 2 की पावर 4। तो इन्हीं जो पावर है उन्हीं से हम डिवाइड करेंगे। जिस 2 की पावर 1 है तो लास्ट डिजिट, मतलब आखिरी डिजिट अगर 2 से डिवाइड है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। 2 की पावर 2 है जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ 2 की पावर 3 है, इसीलिए लास्ट डिजिट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और 2 की पावर 4, इसका मतलब जिसके लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइडेड है तो वो संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। याद रखिए, पावर से हम याद रख सकते हैं। अगर 1 डिजिट 2 से डिवाइड है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड है वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर आखिरी के 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो संख्या हमारी 16 से डिवाइड हो जाएगी। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये संख्या लिखी हुई 24 58 60 842। अब ये क्या संख्या 2 से कटेगी? 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, 16 से कटेगी। चेक करते हैं। तो पीछे के आखिरी दो से हम चेक करना है तो लास्ट डिजिट देखो, तो हमने देखा 2। 2 तो 2 से कट जाता है, 2 ही कम 2, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, सही है। लेकिन 4 से काटनी है तो मुझे आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, तो मैं देखूंगा 42 को। मैंने 42 लिया तो मैं 4 से 4 एकम 4, 4 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा 6 पर। तो ये संख्या 42 जो है वो 4 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। 3 डिजिट देख लो, 842, तो 8 एकम 8, उसके बाद 8 पंजी 40, तो इसमें भी 2 शेषफल बचेगा, तो ये भी संख्या तुम्हारी
8 से नहीं कटेगी। और 4 डिजिट लोगे तो 0 842, 0 842 भी तुम्हारी 16 से डिवाइजिबल नहीं है। तो ये संख्या केवल 2 से कटेगी, बाकी अन्य संख्याओं से नहीं कटेगी। तो चेक करने का यही तरीका है। 2 से अगर आपको चेक करना है तो एक डिजिट देखिए पीछे का, 4 से देखना है तो 2 डिजिट, 8 से देखना है तो 3 डिजिट, और 16 से चेक करना है तो 4 डिजिट लास्ट के आप चेक करके पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी या 16 से कटेगी। नेक्स्ट चलते हैं। डिविजिट रूल ऑफ 3 एंड 9। 3 और 9 का भी एक जैसा ही है। सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3 एंड 9, देन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड। मतलब अंकों का योग अगर 3 से और 9 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या हमारी भाज्य हो जाएगी। अंकों का आप योग कर लीजिए, जो भी अंक आपको दे रखे हैं, और उनको देख लीजिए कि वो संख्या 3 से डट कट रही है। अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। अगर अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली वाली चेक करते हैं। तो अंकों का योग जोड़िए, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 3 9। तो अंकों का योग आ रहा है 9। तो 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। मैं अंकों का योग 9 है तो 9/9, तो ये संख्या 9 से भी कटती है, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 21 और 13 जो है वो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अगला है 25 31 23। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 2 और 5 7, 3 10 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13, और 13 और 3 16। तो 7 7 और 3 10, ये हो जाएगा 16। योग आ रहा है 16। अब अंकों का योग 16 है वो ना तो 3 से कटेगा, और ना ही ये 16 9 से कटेगा। तो ये संख्या ना तो तुम्हारी 3 से कटने वाली है और ना ही संख्या तुम्हारी 9 से कटने वाली है। तो डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का कहता है कि यदि अंकों का योग आप 3 और 9 से कट जाता है तभी वो संख्या 3 या 9 से डिवाइड होगी, वरना वो संख्या 3 और 9 से डिवाइड नहीं होगी। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल है अभी 5 25 और 125 का। ये भी सेम जैसा था हमने एक 2 का पढ़ा था उसी की तरह है। जैसे 5 को आप लिखोगे 5 की पावर 1, 25 को आप लिख लोगे 5 की पावर 2, और 125 को आप लिख दोगे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो इसमें भी वही देख लो, एक पावर है तो लास्ट का 1 डिजिट 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और 5 का लास्ट डिजिट का मतलब यही है कि आखिरी खाई के अंक पे 0 और 5 होना चाहिए बस। अगर आखिरी डिजिट 0 और 5 है तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 25 के लिए पावर 2 है, तो लास्ट की 2 डिजिट 5 से डिवाइड होने चाहिए। सॉरी 5 नहीं 25 से। लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो संख्या पूरी 25 से डिवाइड हो जाएगी। और 125 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो संख्या 125 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे अब ये संख्या चेक करते हैं, ये संख्या 5 से कटेगी या 25 से भी कटेगी, और 125 से भी कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे 56 750, मुझे 5 से काटना चेक करनी है दोनों संख्या। देखो पीछे 0 और इसमें 5 है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या मेरी 5 से तो डिवाइड हो जाएंगी। मैंने कहा था लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 25 से चेक करते हैं। 25 के लिए मुझे चेक करनी तो 2 डिजिट, तो 50 और 75, तो 25 दूनी 50, 25 या 75, तो ये संख्या भी कट जाएगी। ये संख्या भी कट जाएगी। ये भी संख्या हमारी क्या होगी कट जाएगी। 125 से डिवाइड करनी है तो तीन संख्या देखोगे, 750 और 875। तो 125 से काटोगे 750, 6 का बार जाता है, 125 छक्का 750, तो ये संख्या कट जाएगी। और 875 सत्ते का बार जाता है, इसमें 125 ऐड और कर दो, तो ये भी संख्या हमारी कट जाएगी। तो 5 25 से 125 का जब भी डिविजिबिलिटी रूल आप चेक करोगे तो आप यही चेक करोगे कि लास्ट का 1 डिजिट 0 या 5 है, वो संख्या 5 से कटेगी। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 25 से कटेगी। और यदि लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 125 से कट जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का कोई वैसा रूल नहीं है स्पेशल। 6 का रूल ये कहता है कि अगर संख्या हमारी, क्योंकि इसके हम गुणनखंड करेंगे 2 और 3, 2 3 या 6, वो भी सह अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे हम? सह अभाज्य गुणनखंड। सह अभाज्य गुणनखंड में पहली पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि छह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिनमें कोई संख्या कॉमन ना हो। तो सह अभाज्य हम जब पेयर इसका करेंगे तो वो संख्या जो 2 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो अगर संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो पहले हम डिविजिबिलिटी रूल 2 का चेक कर लेते हैं। जैसे 45 687, क्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप 7 देखो, लास्ट का 1 डिजिट 2 से ये 7 नहीं करता, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। 12 312, इसमें देखो लास्ट डिजिट 2 से तो कट जाती है, और 3 से चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, अंकों का योग आ रहा है 9, तो 9/9।
तीन, तीन से ये संख्या कट जाएगी, तो ये वाली जो संख्या है वो दो से भी डिवाइड है, तीन से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या छह से भी डिवाइड होगी। जैसे अगर मैं कहूँ 15, 15 से कौन सी संख्या कटेगी, तो इसके छह बार से गुणन कर लो, 5 गुणा 3, जो संख्या 5 कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, वो संख्या हमारी 15 से भी कट जाएगी। जैसे कहूँ मैं 18 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आप इसकी भी छह बार से गुणन कर लो, 9 गुणा 2। आप अगर इसको गुणन करते हैं 6 गुणा 3, तो ये गलत है, क्योंकि ये हमारा सहवाज पेयर नहीं है, क्योंकि इसमें तीन कॉमन है, जिसमें देखो 9 और 2 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हमारा जो पेयर होना चाहिए वो सहवाजी का होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 24 से कौन सी कटेगी, 24 से, तो आप कहोगे 8 गुणा 3, जो संख्या 8 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 24 से भी कट जाएगी। मैं कहूँ जैसे मान लो आपसे 88, 88 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आप कहोगे जो संख्या 11 से कट जाए और 8 से कट जाए। मैं कहूँ 72, 72 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आप कहोगे जो संख्या 9 से कट जाए और 8 से कट जाए। तो हम दोनों का डिजिटल रूल चेक करके ये संख्या पता सकते हैं कि इससे कौन सी संख्या कटेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चल, हाँ कंफर्म हमें यहाँ पर ये होना चाहिए, वो जो पेयर बनाएंगे हम लोग गुणनखंड का, वो सहवाज होना चाहिए। ओके, आगे करते हैं डिजिट रूल ऑफ सात। सात का जो विभाज्यता का नियम है वो सीधा सीधा नहीं है, ऑस्कुलेटर है, और ऑस्कुलेटर हम यूज करते हैं इसमें दो का, ठीक है ना। ऑस्कुलेटर यूज करते हैं वो दो का, कैसे करते हैं, जैसे 112 संख्या दी है, तो जो लास्ट डिजिट है उसका आप दो से गुणा कर लेंगे, तो दो दूनी चार, और बाकी बचे हुए इसमें से घटा देंगे, तो चार हमने जैसे इसमें से घटाए तो 11 में 4 गए 7, तो ये जो शेषफल बचेगा वो देख लेंगे 7 से कहीं कटता है कि नहीं कटता है, तो 7 से 7 कट जाता है, तो इसका मतलब 112 भी 7 से तुम्हारा कट जाएगा, काट के देख लो, 7 एकम 7, बचे कितना, 4 हासिल के, और 6 7 42, चलो हम ये पूरा का पूरा कर जाएगा। अब इसको देखो 22 834 को आपको काटना है, 22 834 को आपको काटना है, तो आप देखेंगे 4 का, तो लास्ट डिजिट कम है जो होता है लास्ट डिजिट, उसमें क्या करेंगे 2 का गुणा, तो 4 दूनी 8, ये 8 घटा दो, तो 22 834, ये 4 हट ही जाएगा, 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब तुम आप घटाओगे 22 834, मतलब 4 का आपने 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, और 8 को इसमें से घटाना है, और ये जब तक घटाना है जब तक लास्ट संख्या टू डिजिट या वन डिजिट आपकी ना रह जाए, क्योंकि टू डिजिट और वन डिजिट में हमें काटना आसान हो जाता है। तो 22 834 जो लिखा था, तो हमने क्या किया, 4 का मल्टीपल किया, मतलब 4 का 2 से मल्टीपल किया, 2 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, और 2 चौक 8 हो गया, 22 823 बचे हमारे, और उसमें क्या कर लिया 8 कर लिया। अब इसको घटाओ, यहाँ लोग आप ढाई 13, 13 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 5, और यहाँ बचेंगे हमारे 7, यहाँ बचेंगे हमारे 1, और यहाँ बचेगा 2, 2175। अब 5 का लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, तो 5 का गुणा कर लो 2 से, तो 5 दूनी 10, अब ये इसमें से घटाना है 217 में से, तो 7 का 7, 0 का 0, और 2 का 2। अब ये लास्ट डिजिट 7 का कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14। अब 14, 20 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा, 6, क्या 6 ही बचता है, तो 6 ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या भी तुम्हारी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, ये कर लो 5 से, मतलब ये 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो ये लास्ट डिजिट का क्या करो, 5 2 से गुणा, 2 से गुणा, तो 2 से करो गुणा तो 10 हो जाएगा, तो 10 नीचे इसमें से घटा दो, 6 में से 0 गया तो 6, 2 में से गया तो 1, 6 और 2। अब लास्ट डिजिट कितना, 6, तो 6 का गुणा करो 2 में, 6 का क्या करो, गुणा करो 2 में, 6 दूनी 12, तो 12 इसमें लिखूं घटाओ, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ बचेंगे हमारे 5, 5 में से गए तो 4, और यहाँ बचेंगे हमारा 2, उसके बाद 9 का करो, 9 दूनी 18, 14 में से 8 जाएंगे तुम्हारा कितना बचेगा, 14 में से 8 गए तो, 14 में से, छह बचेंगे, और 6 भी हमारा डिजिबल नहीं है, 7 से, तो ये संख्या भी हमारी 7 से नहीं कटेगी, तो ये दोनों संख्या हमारी 7 से नहीं कटने वाली है। आगे चलते हैं, डिजिटल रूल ऑफ 11, 11 का क्या होता है, हम संख्याओं को देखते हैं, जैसे एडिशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस इन द गिवन नंबर एंड इज डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 इज डिविजिबल बाई 11,
मतलब किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करोगे आप और उनका अंतर निकाल लोगे। अगर अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से वो संख्या कट जानी चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो संख्या 11 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैं कोई भी एक संख्या लिखता हूँ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो आप इनकी सम स्थान एक, सी, उसके बाद ई और उसके बाद जी। तो इसका मतलब ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी। फिर उसके बाद विषम स्थान पी, उसके बाद डी, डी के बाद एफ। तो बी डी एफ, इसमें से हम घटाएंगे माइनस बी डी एफ। तो या तो 0 आना चाहिए या कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से कट जाए। वो संख्या 11 से कट जाए तो हम कहेंगे कि वो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। जैसे इसको चेक करते हैं अभी। इसमें चेक करो। इसमें सम स्थान को जोड़ो, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 9 और 7 16 माइनस 1 और 4 तो कितना हो जाएगा? 5। 16 में से जब 5 गए तो हमारा कितना बचेगा? 11। इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 11 से 11 कट जाता है। इसमें देख लो, आप जोड़ो 2 और 5 और फिर 6 और 4, फिर जोड़ो 5 और फिर जोड़ो 6। ये आपको जोड़ने हैं। तो 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। तो 22 आ रहा है माइनस, ये करो 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26। तो ये आ रहा है 26। अब इन दोनों का अंतर जो निकालोगे तो वो आएगा 4। ये मत कहना कि माइनस के 4, अंतर हमेशा प्लस में होता है। ठीक है ना? मैंने ये नहीं कहा कि 22 में 26 घटाओ, मैं 26 में से 22 भी घटा सकता था। तो अंतर हमेशा प्लस में रहेगा। तो हमारा आया 4, ना ही ये 0 आया ना ही 11 से डिवाइड है। तो ये संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखें कि किसी संख्या की सम और विषम स्थान, मतलब एक संख्या छोड़ के आपको ऐड कर लेना है, एक एक संख्या छोड़ के आपको ऐड कर लेना है। और जब आप उसको ऐड कर लोगे तो उनका अंतर निकाल लेना है। और अंतर अगर या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या भी हमारी 11 से कट जाएगी। ओके, आगे। तो कुछ सवाल आते हैं जिसमें सीधे सीधे नहीं आते। सवाल किस तरह आते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इफ 1/3/6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। मतलब ये संख्या है 1/3/6 ये 11 से पूरी से कट जाती है। हमको पता है ये कट जाती है पूरी तरीके। तो ये बताइए y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं इन दोनों जगह पर। तो हमने देखा कि अंकों का योग, जैसे 1/3/6, यही तो हमने किया था। तो हमने विषम स्थान जोड़ो, 1 और 3 और 6। 3 और 1 4, 6 और 4 10। माइनस का y और y कितना हो गया? 2y बराबर हमने क्या रख दिया? 0। तो हमें पता है 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज होना चाहिए। छोटी छोटी संख्या निकालनी तो हमें 0 निकालना है। तो हम करेंगे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 2y। और 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ पर आप 5 पुट कर दीजिए तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। अगला है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट द नंबर 6735 स्टार 1 इज कंप्लीट डिविजिबल बाई 9। यही छोटे स्टार की जगह पर हम क्या मान रख दें, और वो भी छोटे से छोटा, कि ये संख्या 9 से विभक्त हो जाए। तो हमने वही कहा, 9 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? 9 से विभक्ति का नियम ये कहता है कि संख्या का योग 9 से कट जाना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इनका योग करो, 6 और 3, ये 9 से कट गए। 6 और 3 जोड़ के 9 होती है, तो 9 एकम 9, 7 और 5 12 और 1 13। तो हमारा आया 13 और आया स्टार। अगर मुझे ये काटना है 13, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें कि कट जाए? तो हम कहेंगे 9 दूनी 18। अगर हम इसमें 18 कर देते हैं, यहाँ पर 18 होते तो ये 9 से पूरा पूरा कट जाता, तो इसमें मैं 5 और ऐड कर दूं तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है? 5 है। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा इफ 157 स्टार 234 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई विच डिजिट। डिविजिबल बाई, यहाँ पर 3 रह गया है, यहाँ पर डिविजिबल बाई 3। विच डिजिट विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार। मतलब यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 3 से डिवाइड है तो 3 का भी वही रूल होता है जो अभी 9 का हमने पढ़ा था,
क्या होता है कि वो संख्या हमारी जो है वो क्या होनी चाहिए, 3 से पूरी पूरी कट जानी चाहिए। तो देखो 3 से 3 तो ये कट ही गया, 5 और 1 6, 3 दूनी 6 हो जाता है, 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो ये भी हमारा पूरा पूरा कट गया। बचा हमारा 4। अब हमें ये 3 से काटना है, तो 3 दूनी 6 होते हैं, इससे नीचे है तो अगर इसमें 2 और होते हैं, यहाँ पर 2 में और रख देते, तो क्या ये संख्या कट जाती, 4 और 2 6। तो इसका मतलब सी, यहाँ स्टार ये क्या आएगा, 2 आएगा। आगे सवाल करते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। तो 18 का सीधा सीधा रूल मैंने नहीं बताया, तो मैंने कहा सहवास पेयर में कर लो। जो संख्या 9 और 2 से कट जाएगी वो हमारी संख्या 18 से भी कट जाएगी। 6 गुणा 3 नहीं करना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये 6 अभाज्य का पेयर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। और सहवास पेयर वो होता है जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 से संख्या जो कट जाएगी कौन सी कटेगी, जिसमें 9 और 2 दोनों से कट जाए। तो हम पहले ये 9 से नहीं, 2 का डिजिटल रूल ही चेक कर लेते हैं। देखो 2 का डिजिटल रूल का लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाता है तो संख्या 2 से कट जाएगी। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है ना, तो 6 नहीं कटेगा, 6 जो है वो 2 से कट जाता है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी और 2 से ये भी कट जाएगी। तो उन्होंने पूछा कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, 3, ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यही संख्या तुम्हारी क्या है, 2 से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। 9 से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है, जिनमें से कौन सी संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो 11 से तुम्हें पता है, 11 से कटने वाली संख्या वो संख्या होती है जिनका योग कर लो आप सम और विषम स्थानों का, और उन संख्याओं का योग निकाल कर उनका अंतर निकालो। तो जैसे मैं इसका निकाल दूं सम और विषम स्थानों का, तो 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 4 14, तो आया मेरा 14। इसका निकालो, 7 और 5 12, 12 और 4 14, तो 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये संख्या तो मेरी कट जाएगी, ये संख्या मेरी कट जाएगी। तो ये तो गलत आंसर है। जिन्होंने पूछा कौन सी संख्या नहीं कटेगी, अगली चेक करो। अगली चेक करोगे तो 7 और 2 9, 9 और 6 15, माइनस 5 और 5 10 और 3 13। सॉरी इसका 15 आया था ना, ये तुम्हारा 15 लिखा होगा और ये 13, तो अंतर कितना आ रहा है, 2 का। कितना आ रहा है अंतर, 2 का। तो या तो जीरो आना चाहिए था, 11 से मल्टीपल होना चाहिए, तो ये संख्या नहीं कटेगी आपकी। बाकी ये सी और डी तो कट ही जाएंगे। आगे देखते हैं, ये कह रहा है इफ अ 4 डिजिट नंबर इज एक्स 58 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। इन्होंने फिर से वही कहा कि 4 अंकों की संख्या है जो 9 से कट जाती है, एक्स 58 और वाई। इन्होंने कहा कि अगर ये कट जाती है तो हम वाई का, एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं। तो वही कहा था कि वो संख्या जो हमारी 9 से वही संख्या करें जिनका योग कट जाए, तो आप इनको जोड़ लो, 8 और 5 13, और 9 से अगर मुझे काटना हो तो इन्हें बनाना पड़ेगा अगली संख्या, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो मैं क्या जोड़ सकता हूँ उसमें, तो 5 जोड़ सकता हूँ। तो यानी कि मैं एक्स प्लस वाई की जगह पर 5 रख दूं तो ये संख्या कट जाएगी। एक्स की जगह भले कुछ सोच सकते हैं, पर 2 3 4 1, ठीक है ना, 1 4, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों ये थी हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ रूल की क्लास। अब हमारा तीसरा जो लेक्चर आएगा उसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से यूनिट डिजिट निकालते हैं, यानी कि इकाई का अंक। और उसके बाद हम सीखेंगे उसमें कि हम जीरो कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ जीरो काउंट करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप इसमें बने रहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा एसएससी का पूरा बैच इसमें चलेगा, पूरी मैथ हम इसमें करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों आज जो हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। ये एक सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, और उसके बाद हम आगे भी चैप्टर करते रहेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली 2 पार्टों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और संख्या पद्धति में जो डेफिनेशन होती है, भाज्य अभाज्य बहुत सारी संख्या है उनको हम क्या बोलते हैं। आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना और शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यूनिट डिजिट हम किस तरह ज्ञात करते हैं, और नंबर ऑफ जीरोस कैसे ज्ञात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे। यूनिट डिजिट निकालना, अंक जैसे इकाई का अंक आपसे अगर पूछा जाए तो ये तो सभी को पता है कि हमारा ये वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है। जैसे मैं इस संख्या में पूछूं कि इसमें इकाई का अंक क्या है तो आप कहोगे नहीं। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है दहाई का अंक। तो हमें जो निकालना है वो इकाई का अंक ही निकालना है कि हम कितने निकालेंगे। तो यहाँ हम बात करूँ इकाई का अंक जो होता है वो 9 है, और यहाँ मैं इस संख्या में बात करूँ तो इकाई का अंक क्या है हमारा, 0 है। इकाई का अंक क्या है, 0। दहाई का अंक 5। तो हमेशा याद रखिए कि इकाई का अंक जो होता है लास्ट में होता है।
ठीक है। जब एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो 3 टाइप के बनाता है। एक तो बनाएगा वो सीरीज की 24 गुणा 25 गुणा 22 गुणा 56 गुणा 75 गुणा 65, मतलब एक सीरीज दे देगा। ठीक है, और उसमें कहेगा इकाई का अंक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनाता है वो बनाता है कि आपको पावर संख्या देगा, उसके ऊपर कोई ना कोई पावर चढ़ा देगा और मुझे इकाई का अंक क्या होता है। और तीसरा देगा कि संख्या देगा, उसमें फैक्टोरियल का निशान लगा देगा और कहेगा इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम तीन ही तरीकों से, तीनों तरीकों में किस तरीके से इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, तो ये तीनों तरीकों हम आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं सीरीज की बात करूं, तो इकाई का अंक ज्ञात करना हमेशा हम, इकाई का अंक जब भी आपसे क्या जाए और सीरीज दी गई हो तो उनके इकाई अंकों की गुणा करते हुए चले जाना। जैसे मैं कहूँ इसमें 5 की 7 से गुणा करूँ, 5 सत्ते 35, तो इकाई का अंक यहाँ क्या है 5। फिर 5 की मैं 9 से गुणा करूँ, 5 ने 45, कितना है 5। फिर 9 की मैं, मतलब 5 का है इकाई का अंक। फिर 5 की मैं फिर से याद करूँ, 5 एकम 5, अब इकाई का अंक क्या है 5। फिर कहेंगे 5 गुणा 7 से, 5 सत्ते 35, 35 में इकाई का अंक क्या होता है 5। और यहाँ में 5 से गुणा करूँ 55, 25, तो इकाई का अंक क्या है 5 आया। उसी हिसाब से अगर मैं इसमें बात करूं तो 5 गुणा करूंगा 4 से, 5 चौक 20, इकाई का अंक कितना है 0। 0 गुणा करूंगा 1 से तो 0 एकम 0, फिर 0 की गुणा करूंगा मैं 7 से तो 0 एकम 0 से 0, फिर 0 गुणा करूंगा 6 से, फिर मेरा 0, 0 गुणा करूंगा 3 से तो आया मेरा 0। तो इकाई का अंक आया मेरा क्या 0, इकाई का अंक क्या आया 0 आया। तो मुझे एक चीज यहाँ पर देखने को मिली कि हमेशा याद रखना है एग्जाम में कि 5 की गुणा जब भी हम सम संख्या में करेंगे, सम संख्या में, तो फिर सीरीज हमारी कितनी भी लंबी हो इकाई का अंक मेरा 0 आता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा था ये वाला, 5 गुणा मैंने 4 में की, 5 चौक 20, अब मेरा कहीं पर भी आएगा वो 0 ही आएगा। तो आप पहले ही जब भी इस तरह की कोई सीरीज दी जाए तो आप कोशिश करिए उसमें कहीं 5 तो नहीं है। अगर 5 है तो फिर देखिए सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर 5 की संख्या हम सम संख्या से करेंगे तो 0 आएगा, और 5 की संख्या साथ अगर कोई भी सम संख्या नहीं है, क्या है विषम संख्या है, तो हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा। जैसे इस वाली सीरीज में चला था, 5 सत्ते 35, फिर आया 5, 5 नम 45, फिर आया 5, 5 से कम 5, और फिर 5 सत्ते 35, फिर आया 5, 5 से कम 25, फिर आया 5। ठीक है। अब इस वाली सीरीज में आ जाओ इसमें 9, तो 4 की गुणा करोगे 3 में, 7 दिया 12, 2 हासिल के। फिर 2 की गुणा करोगे 7 में, 2 सत्ते 14, इकाई का अंक 4। 4 की गुणा करोगे 8 में, 8 चौक 32, 2, और 2 नम 18, इकाई का अंक 8, और 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6। इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसमें 6 आ जाएगा। इसमें कर लो, देखो मैंने 5 देख लिया, 5 है। अब इसमें देखो सम संख्या तो नहीं है, तो देखो ये है 4, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। इसमें देखो 5, अब इसमें कोई और संख्या देख लो, 1, 1 7 9 7, मतलब इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, 1 पंच 5, फिर 5 एकम 5, और फिर 5 की 7 से गुणा 5 सत्ते 35, फिर 5, 5 नम 45, फिर 5, और 5 सत्ते 35, फिर 5। ठीक है। तो कोई भी सीरीज अगर दे रखी है तो उसकी इकाई के अंकों को गुणा करते हुए चले जाइए, और जो लास्ट में डिजिट आता है वही हमारा हुआ इकाई का अंक। और 5 अगर आपने देख लिए तो वही देख ली, 5 के साथ अगर कोई सम संख्या है तो 0, और 5 के साथ कोई सम संख्या नहीं है विषम संख्या है तो 5। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं पावर का हम कैसे निकालते हैं। जैसे इन्होंने दे रखा है 1025 की पावर 940, 129 की पावर 812, 213 की पावर 526, 254 की पावर 254, और 711 की पावर 4567। ठीक है ना। इसमें हम पावर में कैसे निकालते हैं, पावर के निकालने के पहले ये समझो कि अगर आपको कोई भी संख्या की पावर दे रखी है, तो जो पावर दे रखी है तो उसको हमेशा डिवाइड करोगे 4 से, उसको डिवाइड करोगे 4 से, और उसके बाद जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो उस संख्या के ऊपर, उस संख्या के ऊपर पावर में चढ़ा दोगे। ये ध्यान रखना, उस संख्या के ऊपर पावर में चढ़ा दोगे किसको, शेषफल को। किसको चढ़ा दोगे, शेषफल को, 4 से डिवाइड करने पर। दूसरी बात, अगर मान लो शेषफल हमारा क्या बचता है, शेषफल हमारा बचता है 0, तो जो पावर हम लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, पावर हमारी कितनी लिखी जाएंगी 4 लिखी जाएंगी। ठीक है ना। ये याद रखना कि पावर को हमें डिवाइड करना है 4 से, और 4 के बाद जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम उस संख्या के ऊपर चढ़ा देंगे पावर के रूप में। और अगर पावर हमारा शेषफल 0 बचता है तो पावर हमेशा 4 रहेंगी। ठीक है ना। देखते हैं इन सवालों को। जैसे 1025 940, तो 940 जो पावर है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 का मैं डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुका हूँ कि आखिर की दो संख्या देख लो वो करती है कि नहीं है। तो 4 से मैं काट दूंगा 40 पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाएगी, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 0। क्या बचेगा 0, तो मैं पावर मानूंगा 1025 की कितनी पावर चढ़ाऊंगा 4, कितनी पावर चढ़ाऊंगा 4। ठीक है ना। जब मैं 4 पावर चढ़ाऊंगा तो ये इकाई का अंक क्या है 5, इकाई का अंक क्या है 5। तो पचम 25, 5 5 5 की 4 बार गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा 5 ही आएगा, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है। ठीक है। एक और भी है, 1 ले लो, 5 ले लो, और 6 ले लो, और 0। ये 4 संख्या ऐसी हैं जिनका इकाई का अंक हमेशा सेम रहता है, वही संख्या रहती है चाहे पावर कुछ भी हो। ये याद रखो 1 5 6 0।
इनकी हमेशा इकाई अंक वही रहेगा। अब 129 की पावर है 812, तो 812 में काटो पांच चार से चार है 12, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसमें भी पावर जो वो शेषफल बचेगा वो जीरो बचेगा। तो 129 की पावर चार, 129 की पावर चार चढ़ जाएंगे। तो 9 की चार बार गुणा कर लो, 9 की चार बार गुणा, 9 9 81, एक हासिल का, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा इसमें? 9। इसमें हमारा इकाई अंक आएगा 5, इसमें आ जाएगा हमारा 9। इसमें देखो 213 की पावर 526, तो 526 को 4 से डिवाइड करो। 4 से मैं आखिर के दो अंक से डिवाइड करूंगा, 4 से 24, कितना बचेगा? 2 हासिल के। तो इसका मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और 3 तिया 9, इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे 254 की पावर 254, तो 254 में 4 से डिवाइड करो। 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 से काटो, 4 एकम 4, एक हाथ का बच्चा 14 हो गया, 4 तिया 12, कितना बच्चा? पावर 2। तो 4 की पावर 2, ये इस लास्ट डिजिट पे हम पावर चढ़ाएंगे। तो 4 चौक 16, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6। इकाई का अंक 6। 711, इसकी पावर 45 68, 45 68, मैंने कहा लास्ट के दो डिजिट को ही देखो। 4 से काटो, 4 एकम 4, दो हाथ से 4 सत्ते 28, पूरी पूरी पावर कट जाएगी। और जब पूरी पूरी पावर कट गई तो इसका मतलब इसकी पावर चढ़ाएंगे 4, और एक की पावर 4 अगर चढ़ी है तो इसका मतलब एक ही आएगा, पावर कितनी भी हो। ठीक है ना? तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? एक आएगा। तो ये हमारा पावर के में निकालते हैं। पावर कैसे निकालें? कि जब भी पावर आपकी दी जाएगी तो उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल रहेगा वो शेषफल हमको चढ़ाना है। और अगर शेषफल हमारा 0 रहता है तो पावर 4 ही चढ़ानी। ओके, अगला नेक्स्ट करते हैं हम फैक्टोरियल यूनिट। फैक्टोरियल क्या होता है? एक क्रमानुगत या क्रम से गुणा होती है। जैसे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 की गुणा, 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है ना? फैक्टोरियल को थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले कि फैक्टोरियल होता क्या है और किस तरह से हम निकालते हैं उसके बाद हम इन सवालों को निकालेंगे। ठीक है, इसमें निकालते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको लिख दिया 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 5 तक की संख्याओं को गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। मैंने आपको लिख दिया 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 10 तक। तो ये होता है तुम्हारा फैक्टोरियल। तो ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहूंगा एक फैक्टोरियल, तो एक फैक्टोरियल का मतलब होगा एक। मैं आपसे कहूंगा दो फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा एक गुणा दो। मैं कहूंगा तीन फैक्टोरियल तो होगा तीन गुणा दो गुणा एक। फिर कहूंगा मैं चार फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल का मतलब होगा चार गुणा तीन गुणा एक गुणा, सॉरी यहाँ दो गुणा एक। मैं कहूंगा पांच फैक्टोरियल, तो पांच फैक्टोरियल में चार गुणा, सॉरी पांच से करोगे, पांच फैक्टोरियल का मतलब पांच से गुणा करोगे, पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, ऐसे छह फैक्टोरियल, छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ मैं कहूंगा एक फैक्टोरियल में इकाई का अंक ना आया तो आप कहोगे एक, इसमें आएगा दो फैक्टोरियल में दो, तीन फैक्टोरियल में तीन दूनी छह, और यहाँ करोगे चार तीन 12 दूनी 24, तो इकाई का अंक आएगा इसमें चार। इसमें करोगे पाँच चौक 20। ठीक है ना? पाँच चौक 20, 20 तिया 60, और 60 दूनी 120, तो 120 इकाई का अंक आएगा जीरो। अब इसमें भी जब गुणा करोगे तो इकाई का अंक में कहीं भी हम गुणा करेंगे जीरो में, किसी भी संख्या गुणा होता है तो क्या होता है जीरो, तो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो हमेशा याद रखो कि पांच फैक्टोरियल के बाद इकाई का अंक हमेशा जीरो आता है। पांच फैक्टोरियल के बाद इकाई का अंक क्या आता है? जीरो आना है आपका। ठीक है ना? पांच फैक्टोरियल के बाद, पांच फैक्टोरियल से पहले देखना है, पांच फैक्टोरियल से पहले देखना है कितना इकाई का अंक बन रहा है। लेकिन पांच फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल में आपसे पूछा जाएगा उसमें इकाई का अंक क्या बनेगा? जीरो बनेगा। कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पांच फैक्टोरियल में आपका आ गया जीरो। अब इसमें किसी भी संख्या का तुम गुणा करोगे तो इकाई अंक में तो जीरो ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे तीन फैक्टोरियल, तो तीन फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? तीन गुणा दो गुणा एक, तो तीन दूनी छह, तो इकाई का अंक क्या बनेगा? छह बनेगा। 1120, मैंने कहा पांच फैक्टोरियल जितनी भी वैल्यू होगी उसमें इकाई का अंक क्या बनेगा? जीरो। सात फैक्टोरियल, इकाई का अंक जीरो, क्या बनेगा? जीरो। अब ये इन्होंने दिया है एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल, पांच फैक्टोरियल, तो पांच से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल का जो बनेगा उसमें इकाई का अंक क्या बनेगा? जीरो बनेगा। इसको कर लीजिए। जैसे भी मैंने एक फैक्टोरियल खोला तो एक आया था, दो फैक्टोरियल को खोला तो दो का दो एकम दो, तीन को खोला तो तीन दूनी छह आया था, और चार को खोला तो छह चौक 24 आया था। ठीक है, इसमें जीरो आ गया। अब इनमें इकाई का अंक जोड़ ली, दो और एक तीन, तीन और छह नौ, नौ और चार 13, तो जोड़ के मेरा आया 13, तो इकाई का अंक में कितना आया? तीन, तो इसमें इकाई का अंक कितना बन जाएगा? तीन बन जाएगा।
इकाई का अंक क्या बन जाएगा मेरा, 3 बन जाएगा। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, वो तोड़ लेते हैं। तो 4 फैक्टोरियल तक ही हम संख्या रखते हैं। बाकी अगर 4 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी अगर आपको संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब उसमें इकाई का अंक 0 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के संख्या वाले थे। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ जीरो निकालना, संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। मैंने यहाँ पर 2 संख्या आपको दे रखी है। 2 संख्या आपको दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रही है इसमें, मैं इसमें कहूँ इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो और इसमें कितने जीरो हैं। तो आप इसमें कहोगे इसमें 3 जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो। और मैं इसमें कहूंगा इसमें कितने जीरो हैं, तो मैं कहूंगा इसमें एक भी शून्य नहीं है। इसमें एक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जो जीरो गिनते हैं वो बीच में नहीं गिनते हैं। ये मत गिनना कि ये बीच में 3 जीरो है। हमेशा जो शून्य गिने जाते हैं वो अंत वाले शून्य गिने जाते हैं। कौन से वाले, अंत वाले। अंत में कितने शून्य लगे हैं, तो वही हमारे शून्यों की संख्या ज्ञात की जाती है कि अंत में कितने शून्य लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ शून्य बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ शून्य, फॉर्मेशन ऑफ जीरो, फॉर्मेशन ऑफ जीरो, फॉर्मेशन ऑफ जीरो कैसे बनता है, तो आप कहोगे 5 गुणा 2। 5 और 2 की गुणा जब भी हो जाएगी तो हमारा 10 आता है, और 10 में एक जीरो आ जाता है। अब ये मत कहना कि 5 गुणा 4 भी 20 होता है और इसमें एक जीरो बन रहा है, क्योंकि 4 को भी हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो जो जीरो बना है वो 5 गुणा 2 के फॉर्मेशन से ही बना है। ठीक है ना, वो किससे बना है, 5 गुणा 2 के फॉर्मेशन से ही। तो हमेशा याद रखो, जो जीरो बना है 5 गुणा 2 की गुणा करने पर बनता है। तो जब भी आप जीरो की संख्या ज्ञात करने करोगे कैलकुलेशन में, तो इन्हीं 2 पेयरों का ज्यादा याद रखोगे। कैसे, आगे देखते हैं। एक बात तो यहाँ पर कंफर्म कर लेना कि जब भी आपसे जीरो पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि अंत में कितने जीरो आएंगे। ये नहीं कि बीच वाले बताओ कि इसमें भी 3 है, इसमें एक भी जीरो नहीं काउंट होगा, इसमें 3 जीरो माने जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो इसमें कितने जीरो होंगे, तो मैंने कहा था अभी जो जीरो बनता है वो 5 गुणा 2 के फॉर्मेशन से बनता है। तो आप कहोगे 5 गुणा 2, एक तो ये जीरो बनेगा और एक बनेगा 5 गुणा 2, एक जीरो ये बनेगा। तो इसमें जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। मैं कहूंगा इसमें, तो इसमें कहोगे आप तो इसमें तो एक ही बन रहा है, तो इसमें एक ही पेयर बनेगा, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, एक होगी। इसमें कहोगे तो इसमें कहोगे 5 गुणा 2 और 5 गुणा 2, तो इसमें भी कितने पेयर बने हैं, केवल 2 पेयर बनने हैं। तो इसमें भी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 शून्य की संख्या हो जाएगी। तो हमेशा याद रखो कि जब भी 5 गुणा 2 का आपको पेयर दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा शून्य कितने बनेंगे, तो उसमें यही कोशिश करो कि 5 और 2 के कितने पेयर बनाए। और सबसे कम पेयर किसके बनेंगे, जो सबसे कम संख्या होगी। जैसे इसमें 5 देखो, दो दो बार 3 बार लिखा था, लेकिन 5 लिखा था 2 बार, तो पेयर हमारे कितने बने, 2, जिसकी कम घात है। इसमें देखो 5 5 तो कई बार लिखा था, लेकिन 2 एक ही बार लिखा था, तो इसका मतलब इसमें एक ही थी बन रहा है, पेयर ही एक ही बन रहा है, तो इसमें एक ही होगा। इसमें मैंने कहा कि इसमें पेयर कितने हैं, तो 2 तो कई बार लिखा, लेकिन 5 2 बार है, तो पेयर ही हमारे 2 बने, तो 2। तो जाहिर सी बात है कि जब भी पेयर बनाने की बात होगी 5 और 2 की, तो जिसकी संख्या कम होगी शून्य उतने ही होंगे। अब मैंने कहा 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 5 है, तो इसमें शून्य कितना संख्या होगी, तो जो कम है 5 की पावर 5, तो इसका मतलब शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 5, क्योंकि 5 ही पेयर बनेंगे। यहाँ 2 की पावर 15, 5 की पावर 16, तो कौन सा कम है, 15, तो इसका मतलब शून्यों की संख्या 15। ठीक है ना, शून्यों की संख्या 15। अब आगे कुछ सवाल और करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 5 6, और इसको कैलकुलेट करते हुए चला गया 30 तक, तो इसमें आप बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे। तो मैं अगर आपसे इसमें बात करूं, तो देखो 2 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। इन सब में देखो 2 का पेयर ज्यादा बता है, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 भी आ रहा है तो 2 का होल स्क्वायर। तो मतलब 2 के तो पेयर कई एक सारे बनेंगे। मैंने कहा था पेयर किसके निकालने हैं आपको, जिसके कम पेयर बने, जिसके पेयर कम बनेंगे। बाकी तो और किसी से फॉर्मेशन होगा ही नहीं, जीरो तो बनेगा ही नहीं। 3 की गुणा 1 से कर लो, 3 की गुणा 5 से कर लो, जीरो बनेगा नहीं। 3 गुणा 2 से कर लो, केवल 5 और 2 के पेयर से। तो मैं कहूंगा 5 के पेयर कहाँ बनेंगे, तो आप कहोगे 5 का पेयर एक तो एक ये बनेगा, और फिर एक 10 में बनेगा, और फिर एक बनेगा 15 में, और फिर 20 में बनेगा एक पेयर, 25 में बनेंगे 2 पेयर, और एक बनेंगे 30 में बनेगा एक पेयर। तो शून्यों की संख्या जितने पेयर 5 के बन रहे हैं, उतनी हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर 1 से लेकर आप 30 तक गुणा करेंगे, तो शून्यों की संख्या हमारी आएगी 7। ठीक है ना। अब इसको निकालते कैसे, मैं जैसे अभी मैंने अभी बात की थी कि जब हम लगातार किसी संख्या को गुणा करते हैं वो हमारी क्या बनती है, फैक्टोरियल बन जाती है। तो क्या मैं 30 को 30 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 30 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। जब 30 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो इस तरह से मैं मान लेता हूँ कि 1 से लेकर जो 30 तक की संख्या है वो 30 फैक्टोरियल है। तो एक तो ये तरीका आप इस तरह काउंटिंग कर लो कि उसमें कितने 5 के पेयर बन रहे हैं, और या फिर क्या तरीका है कि आप उसमें फैक्टोरियल में चेंज कर लो। तो आपने कहा यहाँ पर जो संख्या है वो 30 फैक्टोरियल है। जब 30 फैक्टोरियल जैसे ही आपने लिखा, तो 30 फैक्टोरियल को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपने 5 से डिवाइड किए, 5 छक्का 30। ये संख्या अगर 5 से ज्यादा आ रही तो इसको एक बार फिर डिवाइड करोगे, तो 5 एकम 5, अब बार जाएगा 1 का। शेषफल को हम नहीं लेते, शेषफल को हम नहीं लेते। पहले बार गया 6 का और फिर आ गया 1 का, तो इनको आप काउंट कर लो। 6 और 1 को जोड़ लो, कितना आ गया, 7।
कितना है 7, और ये भी देखो हमारे यहाँ पर भी आंसर कितना आया था 7। तो एक ये तरीका है कि आप 5 से उस संख्या को डिवाइड करोगे, और जब तक 5 से नीचे शेषफल नहीं आएगा तब तक उसको डिवाइड करते रहोगे। ठीक है, और उनको जो भागफल जो आता रहेगा हर बार, उसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो 6 और 1 7। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 512 फैक्टोरियल, मैंने कहा 512 फैक्टोरियल है, या फिर 1 2 3 4 5 सवाल करेंगे 512 तो दे दिया। तो ये तो वही पुराना तरीका हो गया कि आप 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर इस तरह से कैलकुलेट कर दो 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। मैं सीधा 512 फैक्टोरियल लिखता हूँ। 512 फैक्टोरियल 5 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 5 से जो बाहर जाएगा, 5 एकम 5, ना जाने का दिया 0, और 5 दूनी 10, 102। अब 102 को फिर से डिवाइड करो, 102 को फिर से डिवाइड करो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, होता है 2, ना जाएगा दीजिए तो 5 20। फिर मैं 20 को फिर डिवाइड दूंगा 5 से, 5 चौक 20, तो कितना है 4। हमें से यार को यहाँ पर ये दो सिंपल बचा छोड़ देना, यहाँ पर ये दो सिंपल छोड़ देना। अब इनको आप ऐड कर लो, इन तीनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, 20 और 4 24, 24 और 2 26। तो इसका मतलब 512 तक जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 126। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो, इसमें इन्होंने पूछा है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 गुणा 3 गुणा 5। तो मैंने कहा था 5 और 2 का जहां पेयर बनेगा वहीं पर शून्य होगा, वरना शून्यों की संख्या नहीं होगी। जिसमें देखो 5 के तो पेयर है, एक ये है, और 5 गुणा 3 एक पेयर, दो 5 के तो का स्क्वायर है। लेकिन देखो 2 कहीं हमको नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी, 0, क्योंकि जब तक 5 गुणा 2 का पेयर नहीं बनेगा तो शून्यों की संख्या हमेशा 0 होती है। तो हमेशा याद रखो कि लगातार विषम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्याओं का गुणनफल में हमेशा, विषम संख्याओं के गुणनफल में हमेशा शून्यों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अब मैं कहूँ आपसे सम संख्याओं की गुणा, जैसे मैं कहूँ 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और इस तरीके से मैं आपको गुणा करता हुआ चला जाऊं, तो इसमें शून्यों की संख्या आ सकती है, क्योंकि देखो 50 आएगा, 20 आएगा, ठीक है, उसमें 5 का पेयर बन रहा है। लेकिन इसमें हमारा सम संख्याओं में 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो इसमें हमेशा याद रखो कि सम संख्याओं की आप जितनी बार गुणा करोगे, हमेशा शून्यों की संख्या शून्य ही रहेगी, उसमें कोई भी शून्य नहीं आने वाला। ठीक है, आगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 200 फैक्टोरियल, मतलब 200 फैक्टोरियल के, या 200 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो। तो वैसे ही बताया था, 200 को लिखो बटे 5 से काटो, 5 चौक 20, मतलब 40 बार जाएंगे। फिर 40 को काटो फिर से, 5 अट्ठे 40, फिर 8 को फिर काटो 5 से, 5 एकम 5, 3 हाथ से छोड़ दो, इनको जोड़ लो, 40 8 48 और 1 49। तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज जो सीखा वो सीखा, हमने इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, और उसमें सीखा हमने जीरो की संख्या निकालना, जीरो की संख्या निकालना। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड का निकालना सीखेंगे। और गुणनखंड निकालने के बाद हम कुछ बेसिक रूल सीखेंगे संख्या पद्धति के, और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एसएससी ट्यूशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं, गुणनखंड। हम आज इसमें सीखेंगे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जो करने जा रहे हैं वो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी या अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें मैथ पूछी जाती है, उन मैथ की हम आज पूरी सीरीज करेंगे, और बेसिक टू एडवांस हम इसमें चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं कुल गुणनखंडों का, या सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे, और ऑड फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इतना जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। फैक्टर, तो फैक्टर होता क्या है, द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर, मतलब जो संख्या दी गई है और जो दी हुई संख्या मतलब जो संख्या दी गई है उस संख्या को विभाजित करते हो। जैसे मैं कहूँ 24 संख्या दी गई, इसको कौन कौन सी संख्या है जो इसको विभाजित कर रही है, वो हमारे इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 24 को काटने वाली एक होता है, एक तो सभी का फैक्टर होता है। फिर 24 जो दो से भी कटती है, 3 भी 24 को काटता है, 4 भी 24 को काटता है, 6 भी काटता है, 8 भी काटता है, 12 भी, और 24 भी 24 को काटता है। ठीक है ना, तो ये सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो मूवीज में कुल फैक्टर कितने हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल फैक्टर कितने हैं, 8 हैं। मैं कहूंगा इसमें ऑड फैक्टर कितने हैं, तो आप कहोगे जो ऑड फैक्टर जिसमें है वो है, देखो ऑड, एक तो 1 है, 3 है, और तो नहीं है कोई और, तो केवल 2 फैक्टर है।
तो ऑड फैक्टर कितने हैं? दो ऑड फैक्टर हैं। उसके बाद मैं कहूँ इवन कितनी है, सम कितनी है, तो कहोगे टोटल फैक्टर 8 है। ऑड फैक्टर विषम संख्या 2 है। तो इवन कितने हुए? 6 हो गए। ना काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। मैं कहूंगा सम ऑफ टोटल फैक्टर, तो आप इनको ऐड कर लो, जोड़ते हुए चले जाओ। जैसे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 में जब 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, 16 में जब 8 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, 24 में जब 12 जोड़ोगे तो हमारा 36 हो जाएगा, और 36 में जब 24 जोड़ोगे तो हमारा 60 हो जाएगा। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा? 60। सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा? 60। सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर केवल एक था, 3 था, तो कितना हो गया? 4। तो सम ऑफ इवन फैक्टर कितना बचा हमारा? 60 में से 4 घटा दो, जिस तरह हमने यहाँ पे निकाले थे, तो कितना बचेगा? 56। कितना बचेगा? 56 बचेगा। अब ये तो हमारी छोटी संख्या 24 थी, जो हमने ऐसे निकाल ली। मान लो आपको दे रखी हो 512, कि इसमें बताओ कि टोटल फैक्टर कितनी है, कितनी संख्याओं से कटती है? 1024। ये बताओ कितनी संख्याओं से कटती है? तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो कैसे निकालते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था 24 का, और 24 का मैंने बाकायदा आपको निकाल के दिखाया। अब मैं इसको फॉर्मूले के बेस पे निकालता हूँ। तो सबसे पहले आप 24 की ना अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे करने होते हैं? आप इसको 2 से काटिए, 2 कम 2, फिर 12 से कट जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो, फिर काटोगे 3 से। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो ये होंगे कि 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिये 24। ये हमारा इसके टोटल फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है। टोटल फैक्टर जो होंगे कुल गुणनखंड, जब आपको निकालने हो तो पावर में एक जोड़ के, पावर में एक जोड़कर आप इसको ऐड करोगे। जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। 3 की पावर में एक ऐड कर लो, क्या हो जाएंगी? पावर 4। और यहाँ एक पावर है तो क्या हो जाएंगी? 2। तो इन दोनों का मल्टीपल, 4 दूनी 8। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था कि टोटल फैक्टर हमारे कितने थे? 8 थे। और यहाँ भी कितने आ गए? 8 आ गए। जब भी पावर दी गई उनमें एक ऐड करके पावर में क्या करोगे? एक ऐड कर लोगे। अब मैं कहूँ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कैसे निकालने हैं? तो इवन फैक्टर निकालने के लिए जितनी भी आपको पावर दी गई है, जो भी पावर आपकी दी गई है इवन में, जैसे 2 की पावर कितनी है? 3 है। और यहाँ 3 की पावर कितनी है? 1 है। जब आपको इवन फैक्टर बोला जाएगा तो आप क्या करोगे? जो सम की घात है वो जितनी है उतनी ही लिख दोगे। सम की जो घात है वो उतनी है उतनी। तो 3 घात है तो उसको 3 ही रहने दो, उसको 3 ही रहने दो। और जो विषम की घात है उसमें एक जोड़ दो। सम की घात को छोड़ देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये होगा तुम्हारा सम फैक्टर। जैसे अभी हमने निकाला, यहाँ पर कितना आया था? 6 आया था। ठीक है ना? क्या करना है? टोटल फैक्टर के लिए पावर में एक जोड़ देना है, उनका मल्टीपल कर लेना है। सम में क्या करना है कि आपको सम की पावर छोड़ देनी है, विषम में एक ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं विषम फैक्टर। तो विषम फैक्टर में क्या करना है? जैसे अभी हमने यहाँ देखा था 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 था। तो विषम में हमें क्या करना है कि सम से तो मतलब ही नहीं है, सम से तो मतलब ही नहीं, विषम विषम को केवल लेंगे। तो विषम की पावर जो है 1 है, उसमें एक ऐड कर लो, तो 1 और 1 2। तो विषम में कितना हो जाएगा? 2। अब कहा जा रहा है सम ऑफ टोटल फैक्टर। जैसे हमने वहां निकाला था कितना आया था? 60 आया था। यहाँ कैसे निकालना है? यहाँ जैसे मैंने कहा था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यही तो था। यही तो हमारा 24 था, जिसको हमने वाच के रूप में लिखा था। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है कि इनको जीरो से शुरू करो। किससे शुरू करो? जीरो से। तो जैसे लिखोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और उसके बाद मल्टीपल। जैसे 3 का पावर 1 है तो 3 की पावर 0 और गुणा 3 की पावर 1, ये आपको लिखना है। ठीक है ना? 2 की पावर 0 का मतलब होगा 1। किसी की पावर जब 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 2 की पावर 8 3 का मतलब होता है 8। ऐसे गुणा 3 की पावर 0 का मतलब होगा 1, और प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 की पावर 1 का मतलब होगा 3। इनको कर लो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, और गुणा 3 और 1 4, तो 4 15 चौका 60, 15 चौका 60। तो कुल गुणनखंडों का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। अब हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योग, इवन ऑफ सम गुणनखंड। तो इसमें भी देखो यही था कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1,
और उसमें हमने जब वैसे कैलकुलेट करके निकाला तो कितना आया था, 56 आया था। तो इसमें देख लो, अगर 56 आता है तो ठीक है। सम गुणनखंड बोला, जब भी आपसे बोला जाएगा कि सम संख्याओं गुणनखंडों का योग निकालो, तो हमने क्या किया था, जैसे अभी टोटल का निकाला था तो हमने जीरो से काउंटिंग किया था। लेकिन इसमें आप जीरो से काउंटिंग सम संख्याओं को नहीं करेंगे। तो 2 की पावर 3 है ना, तो इसकी काउंटिंग ना 2 की पावर 1 से करो। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। और विषम वाले को वैसे ही लिखो, 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1। तो जब इसको करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। ठीक है ना। और गुणा 3 की पावर 0 है तो 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3। 4 और 2 6 और 6 और 8 14 और गुणा 3 और 1 4। तो 14 चौका 56 आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, जब सम हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से काउंट करेंगे, जीरो से काउंट नहीं करेंगे। और बाकी सम को छोड़कर विषम जितने भी होंगे उनको हम क्या करेंगे, जीरो से काउंट करेंगे। अब विषम गणखंडों का योग, जब भी आपसे विषम का लेख कहा जाएगा, विषम के लिए जब भी आपसे कहा जाएगा, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, तो सम को लेना ही नहीं, इसी को लेना है। वो भी जीरो से लेना, जीरो से। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 3 1, तो 3 1 4। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया कि टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और इवन फैक्टरों का सम किस तरह निकाला जाता है। कैसे निकालना है, टोटल फैक्टर जब भी निकाला जाएगा तो जितने भी, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे, अभाज्य गुण में तोड़ने के बाद टोटल फैक्टर जब भी निकाला जाएगा तो पावर को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ 3 पावर थी, 4 ले ली मैंने, 1 पावर थी, 2 ले ली, तो 4 दूनी 8। जब मैं कहूंगा इवन फैक्टर निकालो, तो इवन फैक्टर के लिए मुझे क्या करना है कि पहले जो दे रखा है इवन फैक्टर में, तो इवन को छोड़ देना है। इवन को छोड़ देना, जितनी पावर है उतनी ही लेनी है। 3 पावर थी तो मैं 3 ही लूंगा। और उसके बाद उसमें विषम वाले में 1 पावर ऐड कर लूंगा, तो 1 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6। और जब मैं कहूंगा विषम फैक्टर बताइए कुल, तो विषम फैक्टर में क्या करना है, सम वाले को छोड़ देना है, सम वाले को उठा लेना है, विषम वाले को उठा लेना। 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर लीजिए, 2 हो जाएंगे। जब सम निकालोगे तो गुणनखंड जो दे रखे हैं उनमें जीरो से काउंटिंग शुरू करो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मान लो यहाँ 2 की पावर 8 होती, 2 की पावर 8 होती, तो मैं जो शुरुआत करता वो किससे करता, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की 7, 2 की पावर 8, इन सबको ऐड कर दिया था कैलकुलेशन करके। और गुणा जैसे 3 की है, ठीक है। तो जैसे मैंने किया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है ना। इनको मैंने जब सॉल्व किया तो 2 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 होती है वो 1 हो जाता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 तो 8, इनको ऐड किया 15 आया। और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3, तो 3 और 1 में जो 4, 15 गुणा 4 जो कि आया 60। और 60 मेरा यहाँ पर भी आ चुका था, 60 मेरा यहाँ पर भी आया था। देखो टोटल नंबर ऑफ 60 जो मैंने ऐसे ही जोड़ा था। ठीक है। उसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर के लिए मैंने बता दिया कि गुणनखंडों का योग, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो जो सम वाली चीज है उसमें हमको क्या करना है, जो सम है उसको क्या करना है, जो सम वाला चीज है जो 2 की पावर 3 है उसको सम जैसा ही लिखना है, एक से, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। अगर होता है इसमें 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 0 को हटा देना है बस। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तो मैंने इनको ऐड किया, 2 प्लस 4 प्लस 8, तो हो गया मेरा 14। और यहाँ 3 को जैसे विषम जितने भी हैं, मान लो यहाँ 5 होता, 7 होता, और भी कोई अभाज्य संख्या होती तो मैं उसको जीरो से ही शुरुआत करता। तो 1 प्लस 3 तो 4 हो गया, 14 14 जगह 56 आ जाएगा। उसी तरह मेरा ये उसका था सम ऑफ और फैक्टर, तो और फैक्टर में हमको सम कभी लेना ही नहीं है, विषम को उठा लो। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब ये होता है कि उसमें अभाज्य संख्याओं का कितनी बार प्रयोग हुआ है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग कितनी बार हुआ है, प्रयोग कितनी बार हुआ है, उनमें यूज कितनी बार किया गया है। तो जैसे अभी मैं 24 में अगर बात करूंगा तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो अभाज्य जो संख्याओं का यूज किया गया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये तो किया गया था, तो 1 2 3 4। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड जो है वो 4 है। कितने, 4 हैं। तो हमेशा ये क्या करो कि पावर को क्या कर दो, जोड़ दो, पावर को जोड़ दो। तो पावर को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 दूनी 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 3 थी और इसमें 1 पावर थी, उनको आपने जोड़ दिया तो 4 आ गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जब भी पूछ जाएगा आप संख्याओं को जोड़ दोगे। ठीक है।
अगला है, जैसे मैंने कहा 1500 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, टोटल गुणनखंड मुझे आप बता दी 1500 के कितने होंगे। तो आपने कहा 1500 को तोड़ लो। 1500 को जब तोड़ोगे तो आप कहोगे 15 गुणा 100। 15 को जब तोड़ोगे तो तुम आप कहोगे 5 गुणा 3। और जब 100 को तोड़ोगे तो 20 गुणा 4, 20 चौका, सॉरी 25 गुणा 4, 25 चौका 100। 25 को जो तोड़ोगे तो आप 5 गुणा 5। और जब 20 को तोड़ोगे आप तो 5 गुणा 4, और 4 को जब तोड़ोगे तो 4 2 गुणा 2। ये आवाज में टूट गया। तो अभी क्रम से लिख लो, 2 गुणा 2 है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 1 2 3 4, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसको थोड़ा रनिंग वे में लिख लेते हैं, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगे। जैसे 2 की पावर हमारी आई थी 2, गुणा 3 की पावर आई थी 1, गुणा 5 की पावर आई थी 4, 4 आई थी, ठीक है ना। अब मैं इसमें कहूँ कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कुल गुणनखंड के लिए मैंने बताया था पावर में एक ऐड करके, 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएंगे 3, 1 है तो 2 हो जाएंगे, 4 है तो 5 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, और 6 पंजे 30। एक एक करना ऐड करके, 5 की पावर 3 प्रथम 25, हाँ ठीक है। तो दो के 3 कर लोगे, 1 की पावर 2 और 4 की पावर 5 तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो इसमें 30 ऑप्शन नहीं है, ऐड हो गया, मान लो इसको कर लो तो इसमें कितनी आएगी 30 आएगी, ठीक है ना। कितनी आएगी 30 आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें 1500 के विषम गुणनखंड बताइए, 1500 में विषम गुणनखंड बताइए, तो आपने अभी इसका जो किया था, कितना किया था विषम गुणनखंड, तो आपने इसको भी तोड़ा था, 1500 को भी तोड़ा था ना आपने, कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 4। तो अगर मैं कहूँ विषम गुणनखंड तो तीन में दो सम को हटा देंगे, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 5, 5 दूनी 10। विषम के गुणनखंड कितने होंगे 10 इसके बनेंगे। और मैं अगर सम की बात करूंगा तो सम में क्या होगा, सब में क्या होगा 2 की पावर 2 को ऐसे ही रहने दो, और इनमें एक एक ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो तभी तो टोटल 30 हो गया इन दोनों को जोड़ के। 20 होंगी तुम्हारी सम पावर और 10 होंगी विषम पावर। ओके, अब ये सवाल तुम्हारा दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ 30 की पावर 5 गुणा 25 24 की पावर 5। ये तुम्हारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2020 में। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5। आप 30 को तोड़ लीजिए, 30 को आप जब तोड़ोगे ना तो 5 गुणा 6, 5 छक्का 30। 6 को जब आप तोड़ोगे तो 2 गुणा 3 और गुणा 6 की पूरे की, वो सॉरी, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, और इसकी पूरे की पावर 5 गुणा 24 को तोड़ोगे तो 8 3 24, और 24 को मैंने अभी तोड़ के दिखाया था। तो 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1 की पूरी की पावर 5, ये तो थोड़ा था। इनमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की पावर हो जाएंगे 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, और इसमें गुणा का निशान है। 2 की पावर 5 दूनी 3 पंजे 15 गुणा 3 की पावर 5, ठीक है। अब इन सारी पावरों को आप जोड़ लीजिए, 5 और 5 10, 5 15, 15 15 30 और 5 35। टोटल पावर हमारी कितनी बनी 35। तो इसमें आवाज गुणनखंडों की पावर कितनी होगी 35 होगी। आवाज में क्या करते हैं सारी पावरों को ऐड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे कुछ अलग भी वो थे। एक सवाल इसमें देखते हैं, अभी कुछ एक और था शायद, नहीं ठीक है। एन पूछ लेता है कि एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसा होगा। इसमें कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है अभी, मतलब कुछ फॉर्मूले बेस्ड हैं। ये सीधे सीधे आ जाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कह देगा, वो कहेगा आपसे 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का योग कीजिए, 1 से लेकर 100 तक के घन का योग कीजिए, ठीक है ना। इस तरह की संख्याओं को अगर आपसे कहा जाता है योग तो किस तरह फॉर्मूले पे निकालते हैं, ठीक है। वैसे आप काउंटिंग करोगे बहुत ज्यादा टाइम ले जाओगे, नहीं हो पाता है। तो फॉर्मूले बेस्ड पर हम निकालते हैं। इसकी प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम केवल फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे कहेगा कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो जब भी आपसे कहे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप उस n n+1/2 रख देना। जैसे मैं कहूँ कहूँ कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, ये 10 तक बता दीजिएगा मुझे कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के योग। तो कहोगे एन की वैल्यू कितनी है 10 है, एन की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि प्रथम 10 संख्याओं का योग बताना है। तो आप कहोगे 10, और एन की जगह यहाँ पर रख दो 10 और गुणा 10 और 1 11/2, 2 से काटो 5 बाद में कट जाएगा। उसके बाद 11 × 5 = 55। तो प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूंगा 20 तक की, तो 20 गुणा एक जोड़ दो इसमें 21/2, तो 2 से काटो 10, तो कितना आ जाएगा 210, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अगर मैं वर्गे की बात करूं तो कैसे निकालना है, एन प्लस वन, एन2n+1/6। ठीक है, जैसे मैं अभी 10 तक की बात करूं तो 10 संख्याओं की जो 10 है 10 तक की, जैसे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह करते हुए जाऊं। ये मुझे 10 तक का होल स्क्वायर का बता दो आप। तो कहोगे 10 तक का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, तो 10 और 1 11 और गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/6। ठीक है, दो से काटो, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, 3 से काटो, 3 सत्ते 21। ठीक है, गुणा कर लो, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 गुणा 7, 7 से गुणा करोगे तो 7 पंजे 35, 3 हाथ के 7 पंजे 35 और 3 38, तो 385। तो कितना आएगा, 1 से लेकर 10 तक की वर्गों का योग कितना आएगा, 385। आगे करते हैं, एन प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग पूछा है। तो घन का जैसे मैंने अभी कहा था, 1+2 का घन लगा लो, इनका बता दो, +4 का डॉट डॉट डॉट, ये 10 का घन बता दो, 10 तक का घन बता दो। तो ये 10 तक का क्या हुआ, 10+11/2 का होल स्क्वायर। तो 10 और 11 अभी काटा था, 5 बार में कटेगा, तो 11 पंजे 55, 55 का होल स्क्वायर कितना होगा, 55 25 और 6 पंजे 30, तो 3025। एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n n+1/2 का होल स्क्वायर आपको रख देना है। आगे हम देखते हैं एन सम संख्याओं का योग। आपसे कहते हैं कि एन सम संख्याओं का योग बताओ, जैसे 2+4+6+8, ये 10 तक बता दो मुझे। ठीक है ना, या वो कहेगा एन विषम संख्याओं का योग बता दो, तो मैं कहूंगा 1 से लेके 20 तक की, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग बता दो, 1 से लेके 20 तक की। 1 से लेके 20 तक की, तो आप कहोगे 1 से लेके 20 तक जो सम संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 10 होंगी। तो 10 और 10 का 1 है, तो 11×110, 110 हो जाएगा। विषम संख्याओं का योग वो भी 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना, 100 और 110 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 210। और ये हमने अभी निकाला था, 1 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का योग, टोटल 210 आ रहा था। तो एन विषम संख्याओं का योग जब भी आपसे पूछा जाएगा तो n² और एन सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो एन एन प्लस वन। एन सम संख्याओं का योग जब पूछा जाएगा तो एन+1, और एन विषम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। अगले वीडियो में जो हम सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे, इनके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उनके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज